हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले सॉलिड के अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सॉलिड में क्या होता है। इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। रेजिडिटी ज़्यादा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ट्रांसलेशनल मोशन ज़्यादा होता है। और ट्रांसलेशनल मोशन अब्सेंट होता है, लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। अब ट्रांसलेशनल मोशन अब्सेंट होगा तो इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। और एंट्रोपी अगर कम रहेगी तो हम क्या कहेंगे कि सॉलिड में जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में देखिए तो सॉलिड की एंट्रोपी कम ही होती है, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ज़्यादा शो होती है। आगे लिक्विड क्रिस्टल और यूनिट सेल की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल और यूनिट सेल में जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें क्या होता है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल क्या क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप देखिए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, जिसमें जो एटम होते हैं या एटम या कोई भी पार्टिकल आयन कुछ भी हो सकते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो है कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट रहेंगे। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम के पार्टिकल है वो कॉर्नर पे और अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट होंगे। और फेस सेंटर की बात करें तो कॉर्नर के साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखें तो कोई भी क्यूब जो है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होती हैं, 12 एज होते हैं। और फेस जो प्रत्येक फेज होती है उसमें 2 फेज डायगोनल होते हैं, तो टोटल 6 फेज होती है। तो टोटल कितने फेज डायगोनल होंगे, 12 फेज डायगोनल होंगे। और 4 बॉडी डायगोनल प्रत्येक यूनिट में होते हैं। और लेंथ की बात करें तो फेज डायगोनल की लेंथ जो होती है, फेज डायगोनल की बात हो रही है, फेज डायगोनल की लेंथ √2a होती है और बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल। अगर यूनिट्स किसी भी यूनिट सेल में किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखें तो जो कॉर्नर के एटम होते हैं उनका 1/8 जो होता है 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब जो एक पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल में क्या रहता है, सिमिलर रहता है, 8 यूनिट सेल में बटा रहता है। मतलब 8 यूनिट सेल में एक सिंपल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब फेज सेंटर एटम की बात करें तो 1/2 का होगा। इसका मतलब एक जो पार्टिकल होगा वो 2 यूनिट के लिए क्या होगा, 2 यूनिट्स के लिए कॉमन होगा। एज सेंटर की बात करें तो 1/4। एटम ऑफ फेज डायगोनल की बात करें तो 1/2। बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो पूरा 1 का कंट्रीब्यूशन होगा एटम का। और अगर बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो इसमें भी पूरा 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ के बीच में रिलेशन देखें, या रिलेशन एंगल के बीच में देखें, या इसमें कितने कितने यूनिट सेल का कंट्रीब्यूट रहता है ये देखिए। इसकी एग्जांपल देखिए तो इसके लिए एक टेबल हमने बना रखी है। इसमें सबसे पहले हम जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको इस तरीके से बांट लेते हैं। इसकी ट्रिक है कटो रहमत, CTORHMT। इसमें क्या होगा, C फॉर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इसमें क्या होता है, जो ABC है वो क्यूब की जो 3 लेंथ होती है वो है, एक को ए मान रखा है, एक को बी, एक को सी। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है इसमें तीनों जो एज लेंथ होती है वो इक्वल होती हैं। और इस तरीके से ट्रिक वाइज लिखा है, पहले में तीनों इक्वल होती है, दूसरे में लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, तीसरे में कोई इक्वल नहीं होता, फिर तीनों इक्वल होंगी, फिर लास्ट नहीं होगा, फिर तीनों नहीं होंगे और लास्ट वाले में भी तीनों नहीं होते हैं। और एंगल की बात करें तो पहले के जो 4 है वो
पहले के जो 3 है वो उनके जो एंगल हो इक्वल होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे, लेकिन जो चौथे नंबर का है वो उनके एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अगले अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होगा, गामा 120 डिग्री होगा, और अगले में अल्फ़ा गामा 90 डिग्री होगा और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और एट लास्ट में देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी इक्वल भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री भी नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस तरीके से यूनिट सेल डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और जो एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें सारी यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल इस तरीके से प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें हाइएस्ट सिमेट्रिक देखें तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी एज लेंथ है वो भी इक्वल है और सारे जो एक्सियल एंगल है वो भी क्या है, इंटर एक्सियल एंगल भी क्या है, इक्वल है। लोएस्ट सिमेट्रिक की बात करें तो लोएस्ट सिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक होगा, क्योंकि सारी एजें भी इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। और अगर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्लास की देखें तो इसमें क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और मतलब इसमें ऑर्थोरोम्बिक में आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे टाइप की जो क्रिस्टल यूनिट है वो क्या रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग सॉलिड में प्रेजेंट होती है। 1D में जो पार्टिकल होते हैं 1D में अरेंज रहते हैं, एक ही एक्सिस में अरेंज रहेंगे। ये जो है हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड में देखने को मिलता नहीं है, और इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल है तो ये क्रिस्टल में पॉसिबल नहीं होगा। 2D की बात करें तो 2D दो टाइप की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्क्वायर वाइज क्या होंगे, पार्टिकल अरेंज होंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और एक जो पार्टिकल होगा 4 पार्टिकल से कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.4%। हेक्सागोनल में क्या होगा, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट प्रेजेंट होगा, वर्टिकल अब्सेंट होगा, लेकिन अल्टरनेट वर्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर एक पार्टिकल की बात करें तो 6 पार्टिकल से कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें इसकी तो 60.4% रहता है। 3D क्लोज पैकिंग की बात करें तो जो 3D क्लोज पैकिंग है इनमें पहला अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो ए टाइप, मतलब नीचे जो स्क्वायर बनेगा उसके ठीक ऊपर वाला जो स्क्वायर होगा, मतलब ठीक ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो उस स्क्वायर के ऊपर होंगे, तो नीचे वाली को अगर ए कहेंगे तो ऊपर वाला भी सेम नीचे वाली की तरह होगा तो उसको भी ए ही कहेंगे। तो ए टाइप का अगर हम सिम 3D क्लोज पैकिंग देखें तो इसमें क्या होगा, जो एटम होते हैं वो क्या रहते हैं, कॉर्नर पर रहते हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% का रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम इसको कह सकते हैं, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जैसा होगा ये। फिर उसके बाद ए बी टाइप का अगर हम देखें तो ए बी टाइप का क्या होगा, पहली जो लेयर बनी होगी उसके ऊपर जो दूसरी लेयर बनेगी वो ठीक उसके ऊपर नहीं आएगी, यानी जबकि उसके क्या रहेगी, बीच में आएगी, जहाँ पर उसके होल बने होंगे वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका मतलब ए के ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ए के जैसी नहीं होगी, इसलिए उसको हम बी कंसिडर करते हैं। फिर बी के ऊपर जो होगी वो बी के ऊपर वाली लेयर जो होगी वो ए के ऊपर आएगी, इसलिए उसको ए कहेंगे। बी के ऊपर वाली ए के ऊपर आएगी इधर, फिर जो इसके होल होंगे यानी कि इसके ऊपर आएगी, इसलिए हम इसको ए बी टाइप का कहते हैं। इसमें जो एटम होते हैं कॉर्नर पर भी होंगे और बॉडी के सेंटर पर भी होगा। इसका पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 68% रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। उसके बाद जो ये पहला है ये तो स्क्वायर टाइप का था। अगर हम इसमें HCP टाइप का देखें, हेक्सागोनल में क्लोज पैकिंग देखें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरीके से होती है, पहला ए बी टाइप का होता है और दूसरा ABC टाइप का। ए बी टाइप का मतलब पहली जो लेयर होगी उसके ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तो हेक्सागोनली होंगे, हेक्सागोनली मतलब इस तरीके से, लेकिन जो पहली लेयर होगी उसके ऊपर की जो दूसरी लेयर होगी वो उनके होल पर आएगी, न कि उसके ठीक ऊपर। तो इनके होल पे पहली लेयर इस तरीके से होगी, दूसरी लेयर इनके होल पे इस तरीके से, दूसरी लेयर इनके होल पे आएगी। तो होल पे आएगी तो क्या होगा,
दूसरी लेयर अगर होल पे आएगी तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 12 होगा और पैकिंग फ्रैक्शन 74% का होता है। ईच एटम ऑफ थर्ड लेयर ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर जो थर्ड लेयर का ए होगा, जो ए होगा फिर थर्ड लेयर का एटम, वो प्रत्येक एटम जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। अगर हम ए बी सी टाइप का देखें तो पहली हेक्सागोनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसके ऊपर उन भी वाली भी हेक्सागोनली डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन उसके होल पर होगी, और तीसरी वाली उसके भी होल पर होगी। ना ये पहली वाली लेयर जैसी होगी ना दूसरी लेयर जैसी, ये भी डिफरेंट मतलब तीसरी पोजीशन पर जाएगी। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये भी 12 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। और अगर एटम की बात करें तो जो थर्ड लेयर का एटम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाई बाय द स्फीयर। जो पूरा स्पेस है उसका जो वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? स्फीयर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? जेड नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई स्फीयर, जिसको हम 4/3 πr³ से क्या करते हैं, बता सकते हैं। मतलब ये जो है इसका एरिया बता देगा कि कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है। इनटू 100, क्योंकि हम पैकिंग फ्रैक्शन को एज ए फ्रैक्शन लेते हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो टोटल वॉल्यूम होगा वो ए इंटू बी इंटू सी होगा, क्योंकि अगर हम तीनों लेंथ जो है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास निकल जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? Z 4πr³ अपॉन 3a × b × c। यहाँ पर जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए ए बी सी इक्वल रहते हैं, तो हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन Z 4πr³ अपॉन 3a³ लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो 52.4%, BCC बॉडी सेंटर में देखें तो 68%, फेस सेंटर में देखें 74%, और SCP-3D टाइप की देखें वो जिसको हम वोटजेट भी कहते हैं उसका भी 74% होता है। एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम और आयन के बीच में अगर रिलेशन देखें तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है उसमें जो ए यानी कि एज लेंथ होती है वो 2r इंटू डी के इक्वल होती है, जहाँ पर r रेडियस होगा और जो डी होगा, डी मतलब 2r के इक्वल होगा, जिसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। आगे फॉर एफसीसी के लिए देखेंगे तो एफसीसी में क्या होता है, जो फेज़ होते हैं फेज़ डायगोनल प्रेजेंट होता है, और फेज़ डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √2a होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, √2a इक्वल 4r इक्वल 2d। यहाँ पर 4r सेम एटम के केस में होगा, लेकिन अगर डिफरेंट एटम होंगे यानी कि प्लस माइनस इस तरीके से होंगे तो 2r++r- इस तरीके से होगा। BCC में बात करें तो BCC में भी दो केस आ सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप के एटम। सेम टाइप के एटम होंगे तो √3a इक्वल 4r इक्वल 2d, और अगर डिफरेंट एटम होंगे तो √2a इक्वल 2r++r- इक्वल 2d, जहाँ पर √3a बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है। वॉइड्स की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में वॉइड प्रेजेंट होती है। पहले 2D वॉइड जो है प्रेजेंट कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, तो ये हाइपोथेटिकल हो गई। ये जो है अगर इसको देखें तो ये ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर टाइप की होती है, जहाँ पर 3 एटम 2 डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट होंगे और इनके बीच में एक वॉइड देखने को मिलेगी। और इसकी रेडियस रेशियो की बात करें तो 0.155 टू 0.225 होता है। फिर उसके बाद स्क्वायर वॉइड जो होता है इस तरीके से 4 जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में इस तरीके से वॉइड देखने को मिलेगी, इसको स्क्वायर वॉइड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 रहेगा। 3D वॉइड्स की बात करेंगे तो ये जो होती है रियल होती है और क्रिस्टल में देखने को मिलती है। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड आते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी, एक लेयर के ऊपर जब दूसरा लेयर आएगा, AB टाइप का कंपोजिशन देखने को मिलेगा, तो एक लेयर के ऊपर जब दूसरा लेयर उसकी इनके जो गैप है उसके बीच में आएगा तो यहाँ पर एक वॉइड देखने को मिलेगी इस तरीके से, जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और रेडियस रेशियो 0.225 टू 0.414 होती है। आगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और रेडियस रेशियो 0.414
टू 0.732 होता है। जब हम HCP 3D टाइप के जो अरेंजमेंट है उसको देखते हैं तो उसमें ABC टाइप का जो कंपोजिशन होता है उसको देखते हैं तो थर्ड लेयर कहाँ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, एटम है, वो 6 एटम के है वॉइड को का फॉर्मेशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए 6 रहता है। क्यूबिक वॉइड की बात करें तो एक क्यूब के बीच में जो वॉइड होगा इसको क्यूबिक वॉइड कहेंगे, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो प्रत्येक इसका कॉर्नर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। रेडियस रेशियो 0.732 टू 1.0 होती है। आगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वॉइड की बात करें तो क्यूबिक वॉइड जो होती है, क्यूबिक वॉइड नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल 1 होता है, और नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इन क्यूबिक यूनिट सेल वो भी 1 होती है। अगर क्यूबिक वॉइड की बात करें तो वो 1 होगा, और क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम भी क्या रहता है, 1 रहता है। एक ही क्यों होता है, क्योंकि जो पूरा हमारा क्यूब होता है उस क्यूब में जो एक वॉइड है वो क्या होती है, 8 एटम से घिरी हुई होती है। 8 एटम से घिरी हुई होगी तो वो 8 एटम जो है और 8 यूनिट सेलों के लिए कॉमन होते हैं। तो और 8 यूनिट सेलों के लिए कॉमन होंगे तो उसका 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब टोटल एटम उसमें एक ही होगा, और वॉइड क्या होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। इस तरीके से क्यूब होता है उसके अंदर एक ही वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है FCC और HCP 3D यूनिट सेल में देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेल में अगर FCC में नंबर ऑफ एटम देखें तो वो 4 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहाँ पर क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, और जो प्रत्येक एज होता है एज के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। अब एक बॉडी के सेंटर में होगा तो उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी के जो 12 हैं वो जो एज के सेंटर पर प्रेजेंट है उनका 1/4 का कंट्रीब्यूशन रहता है। क्योंकि 4 सेलों के लिए कॉमन होते हैं, तो 4 यूनिट सेलों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक के लिए कितना पहुंचेगा, 3। एक यहाँ से आ जाएगा 4, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। टेट्राहेड्रल इसमें देखो 4 एटम के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। FCC की बात करें तो HCP 3D में क्या होता है, 6 एटम होते हैं, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होंगी, 6 होंगी, क्योंकि जितने एटम होंगे उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलती है। फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है FCC और HCP 3D यूनिट सेल में ही प्रेजेंट होता है ये भी। और FCC में हमें पता है नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वॉइड जो होता है, जो प्रत्येक बॉडी डायगोनल होता है उसमें प्रत्येक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगी तो टोटल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। इसका मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 8 होंगी। तो 4 एटम के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो HCP 3D की बात करेंगे तो 6 एटम होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 12 होंगी। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल अगर n होंगे तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी वो n होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड n का क्या होगी, दोगुना होगी, यानी कि 2n होगी। BCC यूनिट सेल में वॉइड्स की बात करें तो BCC यूनिट सेल में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलती है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है प्रत्येक सेंटर के बीच में सेंटर ऑफ ईच फेज और एज जो एज होते हैं एज सेंटर में प्रेजेंट होती है। मतलब प्रत्येक फेज के बीच में और प्रत्येक एज के बीच में होगी। तो फेज 6 है, कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस 1/2 प्लस एज 12 है, कंट्रीब्यूशन 1/4। टोटल कितनी होंगी, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगी। डिस्टॉर्टेड और इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 2 अपोजिट कॉर्नर होंगे उनकी डिस्टेंस क्या रहती है, 1/2 A एंड A। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 2 होगा। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो 2 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है प्रत्येक जो फेज डायगोनल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कितने फेज होते हैं, 6 फेज में 12 फेज डायगोनल, 12 फेज डायगोनल में 24 टेट्राहेड्रल वॉइड, और 24 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है 2, क्योंकि फेज डायगोनल जो फेज होता है 2 यूनिट में
सेम रहता है, 2 यूनिट के लिए कॉमन होता है, इसका मतलब 24 जो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन होंगी, तो 1 यूनिट सेल के लिए कितने होंगे 12। तो बीसीसी यूनिट सेल में 12 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। इसको भी डिस्टॉर्टेड कहने का रीज़न यही होता है कि उसकी जो एक लेंथ होती है √2a होती है और दूसरी क्या रहती है a रहती है, दोनों अपोजिट जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है।